Assalamu alaikum dear students. I welcome you all once again on the platform of CSS Directory. As you would have seen from the description what is the agenda of today's class, we will be covering the third MPT of JWT in their first series. So without further delay, let's get into our work. हमारे पास सबसे पहले वाला नंबर क्वेश्चन है 91 नंबर। इसमें पूछा गया है कि 5 चिल्ड्रन हैं, एक रो में वो बैठते हैं। एस जो है एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर। एस और आर एक दूसरे के साथ हैं, जबकि आर जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे है। और टी जो है टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के। टी और के एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते। हु इज सिटिंग एडजेसेंट टू एस। एस के साथ एडजेसेंट में कौन बैठेगा। ठीक है, तो पहले वाला हम पहली कंडीशन यहाँ पर देख लेते हैं कि एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, और आर जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे है। तो यहाँ से देखें हमने आर को एक्सट्रीम लेफ्ट पे कर दिया, उसके साथ हमारे पास एस आ गया। अब फिर नेक्स्ट कंडीशन में वो बताते हैं कि टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के। टी और के जो है ये एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते, तो हमने इसको जुदा करने के लिए के को थर्ड पोजीशन पे कर दिया और टी को लास्ट पोजीशन पे, और दरमियान में हमने पी लगा दिया। ठीक है, इस तरह भी आ सकता है कि टी यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे आ जाए, टी थर्ड पोजीशन पे आ जाए और के फिफ्थ पोजीशन पे चला जाए। अब हमसे पूछते हैं कि हु आर सिटिंग एडजेसेंट टू एस। एस के साथ एडजेसेंट में कौन आ सकता है। एस के साथ एडजेसेंट में कौन आ सकता है, तो एस के साथ एडजेसेंट में आर आ सकता है, यहाँ पर के आ सकता है, या फिर जब टी इस साइड पे आ जाए तो टी भी इसके साथ एडजेसेंट में आ सकता है। लेकिन यहाँ पर हमसे बताया गया है कि के और पी आ सकते हैं, तो के यहाँ पर है और पी यहाँ पर है, तो एडजेसेंट पी या एस के साथ नहीं आ सकता। इस तरह आर और पी, तो पी फिर से यहाँ पर है और आर वहाँ पर है, तो एस के साथ ये एडजेसेंट में नहीं आ सकते। फिर तीसरा ओनली पी, सिर्फ पी, तो पी तो ये इसी जगह पर आएगा, पी इस जगह से नहीं हट सकता क्योंकि के और टी जो है वो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट में नहीं आ सकते। तो ये भी गलत हो गया, तो लास्ट में हमारा ऑप्शन सिर्फ के एंड से का रह जाता है। 92 नंबर में हमसे पूछते हैं कि ए बी सी डी एंड एफ आर सिटिंग इन अ सर्कुलर मैनर। ये सर्कुलर मैनर में बैठते हैं जिनके फेसेस सेंटर की तरफ हैं। डी इज बिटवीन एफ एंड बी। हम पहली कंडीशन को देख लेते हैं कि डी इज बिटवीन एफ एंड बी, सर्कुलर पोजीशन में है और डी जो है वो एफ और बी के दरमियान है, तो डी यहाँ पर आ जाता है और एफ नीचे लिख देते हैं और बी इस साइड पे आ जाता है। फिर दूसरी कंडीशन, ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। ए जो है वो सेकंड है लेफ्ट ऑफ डी। अगर हम डी के लेफ्ट पे जाएं तो ये डी का लेफ्ट हो गया क्योंकि वो सेंटर की तरफ देख रहा है, तो बी वाला साइड इसका लेफ्ट हो जाएगा, तो ए जो है वो सेकंड पोजीशन पर है। डी ए जो है वो डी के लेफ्ट पे सेकंड पोजीशन पर है, तो यहाँ पर वो इसकी पोजीशन आ जाएगी ए की। और फिर बताता है एंड सेकंड टू द राइट ऑफ ई, और ए जो है वो ई के भी सेकंड राइट पर है, तो ई अगर हम यहाँ पर लिख दें, इसका फेस जो है वो सेंटर की तरफ है, तो इसका ये वाला पोजीशन राइट हो जाती है, तो राइट से ई के राइट से भी वो दो पोजीशन पे है। ठीक है, तो इसका ये भी बन सकता है। दूसरा ये बन सकता है कि अगर हमें बताया गया है कि डी जो है वो बी और एफ के बिटवीन पे है, तो हमें ये नहीं बताया गया कि एफ राइट साइड पे है या फिर बी राइट साइड पे है, तो इसकी एक एक तो ये बन सकती है। ठीक है, एक पोजीशन ये बन सकती है, दूसरी पोजीशन इसकी ये बन सकती है। ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं। तो अब पूछा गया है हु इज फेसिंग ए। ए को कौन फेस कर रहा है, तो ए को या तो एफ फेस कर रहा है, इस कंडीशन में एफ उसको फेस कर रहा है, और इस कंडीशन में बी फेस कर रहा है, तो बी और एफ दोनों हमारे पास आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट है 93, a housing society has been allotted a square piece of land measuring 2550.25 square meter. What is the side of the plot? तो एक साइड प्लॉट का क्या है, प्लॉट का जो स्क्वायर पीस है वो 255 स्क्वायर मीटर्स है। इस तरह का स्क्वायर का प्लॉट है। ठीक है, उसकी एरिया हमें दिया गया है कि ये उसकी एरिया है, तो एरिया हमारे पास क्या होता है, मीटर स्क्वायर में होता है, जिसका मतलब होता है साइड
साइड इंटू साइड होता है या फिर साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने उसका जो है स्क्वायर रूट लेना है। अब स्क्वायर रूट को हमने लॉन्ग डिवीजन के मेथड पे यहाँ पर सीखना है। तो सबसे पहले आपने क्या कर देना है कि आपने वो नंबर लिख लेना है, जो भी नंबर हो वो लिख लेना है। फिर आपने डॉट को देखना होता है जो डेसिमल होता है। इस डेसिमल के लेफ्ट साइड पे भी आपने दो दो के पेयर बनाने होते हैं, इस तरह के पेयर्स, और इसके राइट साइड पे भी अपने दो दो के पेयर बनाने होते हैं। तो इस पर यहाँ हमने ये पेयर बना दिए। अब यहाँ पर ये दो पेयर जो है, पहले जो पेयर इसको आपने सेलेक्ट करना है और इसके अपने दो ऐसे मल्टीपल नंबर लेने हैं, एक ही नंबर एक अपने आप के साथ जब मल्टीपल हो जाए और उसके करीब आ जाए। तो अगर हम 2 इंटू 2 करें तो वो 4 आता है, 3 इंटू 3 करें तो वो 3 इंटू 3 9 आता है, 4 इंटू 4 16 आता है, और 5 इंटू 5 जब 5 इंटू 5 करें तो वो 25 बिल्कुल इसके एग्जैक्ट आता है, इस पेयर के एग्जैक्ट आता है। ठीक है, तो वो 5 हमने यहाँ पर लिख लेना है, 5 यहाँ पर लिख लेना है, और 25 तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा। फिर ये नेक्स्ट वाला जो ये वाला पेयर है ये नीचे आ जाएगा, 50 नीचे आ जाएगा, और ये 5 जो है यहाँ पर जिसने हमने मल्टीप्लाई किया होता है, ये 5 यहाँ पर इसके साथ ऐड हो जाता है। तो 5 और 5 जब ऐड हो जाते हैं उसे 10 आ जाता है। अब हमने इसके नियरेस्ट 50 के नियरेस्ट यहाँ पर फाइंड करना है। लाइक हम 101 इंटू 1 ये करेंगे तो 101 आ जाएगा। इस तरह 102 इंटू 2, तो इससे दूसरा नंबर आ जाएगा। 103 इंटू 3 इससे तीसरा नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर हम देखें कि 101 इंटू 1 भी हम करें तो 101 भी इस 50 से ग्रेटर है, इसलिए हम इसको 0 के साथ कर देते हैं। तो अब 0 के साथ लगा देते हैं, 0 यहाँ पर भी लगा दिया, 0 यहाँ पर भी लगा दिया, तो वो आंसर हमारे पास 0 इंटू 100 0 आ जाएगा। तो इसके साथ ये 50 नीचे आ जाएगा और साथ ही ये नेक्स्ट पेयर जो है वो नीचे आ जाएगा, और ये डॉट जो है ये डॉट ऊपर चला जाएगा। अब इसके साथ हमने 0 ऐड कर दें तो 100 अपनी जगह पे आ जाएगा। अब हमने देखना है कि 100 अपनी जगह पे और इसके साथ 1 और 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इससे जो नंबर 50 या 5025 के करीब आ जाए तो वो है 105 1005 इंटू 5 अगर हम करें, यहाँ पर जो नंबर होगा और यहाँ पर जो नंबर होगा वो दोनों सेम ही होने चाहिए। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ तो वो 5025 आ जाता है और ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, 0 आ जाता है। तो हमारे पास ये वाला जो नंबर है वो फिर स्क्वायर रूट होगा उसी नंबर का, सॉरी अंडर रूट होगा। ठीक है, तो 50 इंटू 50.5 यहाँ पर हमारे पास उसका वन साइड आ जाता है, जो कि हमारे पास आंसर है ये वाला। ठीक हो गया। इसका दूसरा मेथड आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप इन नंबरों को, जो रिवर्स मेथड होता है, इन नंबरों को आप मल्टीप्लाई करें अपने आप के साथ। अगर इससे ये नंबर आ जाता है तो ठीक है, ये वाला आंसर होगा। अगर इसके अपने आप के साथ मल्टीप्लिकेशन से ये वाला आंसर आ जाता है तो ये वाला आंसर होगा। अगर इसके अपने साथ मल्टीप्लिकेशन के साथ ये वाला आंसर आ जाता है तो फिर वो भी होगा। तो ये इसका रिवर्स ऑर्डर है, जो कि ये वाला जो मेथड है ये तो बिल्कुल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए है, लेकिन ये वाला जो मेथड है ये रिवर्स ऑर्डर वाला, ये आप एमसीक्यूज के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता इस तरह के सोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है 94 नंबर। तो 94 नंबर में क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग अ स्क्वायर फील्ड एट अ रेट ऑफ ₹135 पर हेक्टर इज ₹125 कि अगर हम 1 हेक्टर 135 रुपीज़ पर कल्टीवेट करें तो टोटल जितने भी हेक्टर्स हैं उनसे टोटल यहाँ इतने रुपीज़ बन जाते हैं। द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अ फेंस अराउंड इट एट अ रेट ऑफ 75 पैसा पर मीटर वुड बी। तो वो पूछते हैं कि जितने भी हेक्टर्स हैं, ठीक है, उनसे अगर हम एक फेंस बना दें उसके राउंड तो 75 पैसा पर मीटर के रेट से, तो ये कितने रुपीज़ बन जाते हैं, कितने मीटर सॉरी बन जाते हैं। ठीक है,
तो असल में जितना भी वो पैरामीटर हमने इसका फाइंड करना है, उस पैरामीटर को फिर हमने 75 के साथ पैसा के साथ मल्टीप्लाई करना है, उससे हमारे पास उतने ही रुपीस आ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि हमने टोटल एरिया फाइंड करना है। तो टोटल एरिया हमारे पास कहता है कि 1215 जो ये रुपीस हैं टोटल इतने आ जाएंगे, और 1 हेक्टर के रुपीस कितने हैं, 135 हैं। तो टोटल एरिया फाइंड करने के लिए हमने वो 1215 को 135 से डिवाइड करना है, तो उससे हमारे पास 9 हेक्टर्स आ जाते हैं। टोटल एरिया जो हमारे पास है वो 9 हेक्टर्स है। अब 1 हेक्टर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, तो 9 हेक्टर में कितने हुए, 90,000 मीटर स्क्वायर हो गए। अब एरिया का फार्मूला है एरिया स्क्वायर है, वन साइड फाइंड करने के लिए हमने उसका अंडर रूट लेना होता है। जब 90,000 का अंडर रूट हम ले लेते हैं तो उससे हमारे पास 300 आ जाएगा। अब 300 एक साइड है, तो 4 साइड्स कितने हुए, 4 साइड्स 1200, इसका पेरीमीटर जो बन गया वो 1200 है। अगर हम 1 मीटर 0.75 से कर 0.75 पैसा रुपी से करें, तो 1200 कितने से करेंगे, 1200 हम 900 रुपीज से करेंगे। ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, अगर 1 मीटर हम 0.75 रुपीज है, 0.75 रुपीज से 1 मीटर कर रहे हैं, तो 1200 कितने से करेंगे, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, उससे हमारे पास 900 रुपीज आंसर आ जाएगा। 95 नंबर है, वो पूछते हैं इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ अ क्रिकेट गेम द रन रेट वाज ओनली 3.2। फर्स्ट ओवर 10 ओवर्स में जो रन रेट बना है वो 3.2 है। ठीक है, व्हाट शुड बी रन रेट इन रिमेनिंग 40 ईयर्स। अब जो रिमेनिंग 40 ओवर्स है उसमें हमने कितना एवरेज स्कोर करना है ताकि हमारे पास जो रन्स है वो 282 बन जाए। तो फर्स्ट ओवर का एवरेज हम देखें 3.2 है, तो 40 ओवर्स का एवरेज कितना आ जाएगा ताकि टोटल हमारे पास 282 बन जाए। तो हम टोटल स्कोर जो पहले 10 ओवर है उनमें टोटल स्कोर कितना हुआ है, वो 32 हुआ है। ठीक है, 10 ओवर्स हैं उसको 3.2 रन रेट है, तो टोटल उससे बन जाएगा 32। अब रिमेनिंग स्कोर कितना है, वो 250 स्कोर है हमारे पास। 282 से हम जब 32 माइनस कर दें 250 रिमेनिंग स्कोर हो जाएगा, जो कि 40 ओवर्स में हमने करना है। अब एवरेज स्कोर हम 40 ओवर में हमने कितने करना है, तो 250 को हमने 40 पे डिवाइड करना है कि हमने हर ओवर में कितना करना है, तो वो 6.25 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाइन्टी सिक्स नंबर में पूछते हैं द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ स्क्वायर आर increased by 40% and 30% respectively. The area of the resulting rectangle exceeds the area by a square of square by। तो अगर हम लेंथ और ब्रेड्थ एक स्क्वायर के हमारे पास हैं, उसको हम अगर लेंथ को हम 40% पे इंक्रीज करें और विड्थ या ब्रेड्थ को हम 30% पे इंक्रीज करें, तो जो एरिया है वो कितना एक्सीड होगा। तो लेंथ हमारे पास जो इंक्रीज उसमें आता है वो 40% है, तो 40% का हम 40/100 लिख सकते हैं, तो ये वो इंक्रीज है और ये ओरिजिनल लेंथ है। ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम ऐड करें तो लेंथ इंटू 140/100 आ जाएगा। इसी तरह ब्रेड्थ का जो इंक्रीज है वो 30% है, तो उससे ये वाला आ जाएगा। अब एरिया हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है, तो इसलिए हमने जो इंक्रीज वाले हैं उनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, उनसे हमारे पास ये वाला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन होगी उससे आंसर ये आ जाएगा। फिर इंक्रीज जो हुआ है, ठीक है, उस इंक्रीज से हम जो ओरिजिनल अमाउंट अपना हमने यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर ये वाला फाइंड किया है कि ये वो इंक्रीज है और ये ओरिजिनल है, तो जब ओरिजिनल से हमने हम ये वाला हटा देंगे, ठीक है, ये इंक्रीज से हम ओरिजिनल वाला हटा देंगे, तो हमारे पास जो इंक्रीज आएगा वही बच जाएगा। जैसे कि अगर हमारे पास 100 रुपये हैं उससे 120 बन गए हैं, तो जब 120 से हम 100 हटा दें तो 20 हमारे पास रह जाएंगे, ये वो इंक्रीज होगा। तो इसी तरह हमने जो इंक्रीज है उससे वो ओरिजिनल अमाउंट माइनस करनी है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 182/100 हमने यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ कॉमन ले लिए हैं,
तो 182 डिवाइड बाई 100 माइनस 1, इससे 82/100 आ जाएगा। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमारे पास 82% इंक्रीज यहाँ पर आता है, क्योंकि 100 हमारे पास परसेंट के लिए होता है, तो 100 हम परसेंट के लिए यूज़ कर देंगे, तो 82% इंक्रीज इसमें आता है, जो कि इसका आंसर है। अब हम 97 नंबर करते हैं। 97 नंबर में से क्या पूछा गया है कि जाफर हैज़ 5 पीसेस ऑफ स्ट्रिंग्स। जाफर के पास 5 पीसेस है स्ट्रिंग्स के, तारों के। He needs to choose a piece that will be able to go around his 36 इंच वेस्ट। उसके वेस्ट जो है जाफर का वो 36 इंच है। उसका बेल्ट जो है वो टूट चुका है और वो चाहता है कि अपने पैंट्स को गिरने से बचा दे, तो उसके लिए एक तार की ज़रूरत है जो कि उसके पास 5 पीसेस है। उसने उन 5 पीसेस से बनाने हैं। उसका वेस्ट जो है वो 36 इंच है। और फिर आगे बताते हैं कि जो पीस वो बनाएगा वो 4 इंच लंबा होना चाहिए। ठीक है, वो पीस जो है स्ट्रिंग का वो 4 इंच लॉन्गर होना चाहिए, ताकि वो उससे फिर टाई भी कर सके, उसको गिरा भी दे सके। ठीक है, तो 36 प्लस 4 वो 40 इंचेस बन जाते हैं। और इस तरह वो कहता है कि ये 6 इंचेस से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 6 इंचेस से ज़्यादा होगा तो फिर वो शो होगा उसके शर्ट में। तो बताएं कि इन पीसेस में कौन सा उसके जो है वो सही होगा उसके लिए, उसके पैंट के लिए। तो हम देखते हैं कि 1 फीट में हमारे पास 12 इंचेस है। अब 3 फीट जो है वो 3 इंटू 12 तो 36 इंच बन जाते हैं, जो कि पहला वाला आंसर है 3 फीट। तो इससे 36 इंच बन जाते हैं। और वो बताते हैं कि हमने 4 इंच ज़्यादा लेना है, 36 हम नहीं ले सकते। तो 36 वाला गया। फिर 3 इंटू 1 3 होल 1/4 से हमारे पास 3.25 आता है, जो कि 36 इंच प्लस 3 इंचेस, क्योंकि 0.25 जो है वो 12 से हम मल्टीप्लाई करें तो इससे 3 इंच आता है, जो कि टोटल बन जाता है 39 इंचेस। तो 39 इंचेस भी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए 40 और 42 इंच के दरमियान हमें चाहिए। ठीक है, तो फिर 3 होल 1/8 से हम करें तो इससे हमारे पास 38.5 इंचेस आते हैं, जो कि ये भी नहीं है हमारे लिए काफ़ी। तो 3 होल 1/2 इससे हमारे पास 3.5 आ जाता है। और 3.5 से हम अगर इंचेस में कन्वर्ट करें इस फीट को, तो उससे आ जाता है 36 प्लस 6 उससे 42 इंच आ जाता है। तो ये 42 इंच बिल्कुल एग्जैक्टली उसके पैंट के लिए बराबर है। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो पीस होगा वो उसके लिए अच्छा होगा। 98 नंबर है। 98 में पूछते हैं कि ड्यूरिंग अ 5-day फेस्टिवल, 5 दिन का फेस्टिवल है, उसमें जो विजिटर्स आते हैं वो हर दिन ट्रिपल, जो पिछले दिन के विजिटर्स होते हैं उसके ट्रिपल हो जाते हैं। अगर फेस्टिवल जो है वो थर्सडे पे ओपन हो रहा है तो बताएं, और उसके विजिटर्स 345 हैं, तो बताएं कि अटेंडेंस संडे को कितनी होगी। तो अगर हम संडे को यहाँ से थर्सडे से काउंट करें तो संडे हमारे पास 4th डे आता है। ठीक है, और स्टार्ट थर्सडे को हमारे पास 345 विजिटर्स थे, तो फर्स्ट डे पर 345 विजिटर्स थे। सेकंड डे पे जो कि फ्राइडे है उस पे 1035 विजिटर्स थे। फिर सैटरडे को हमारे पास 3105 विजिटर्स हैं, जो कि 3 की मल्टीप्लिकेशन है। और फिर जो 4th डे है जो कि संडे, उस पे हमारे पास 9315 विजिटर्स हैं, जो कि आंसर है हमारे पास। फिर 100 वाले में आपसे पूछते हैं द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 60%। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 60% पे इंक्रीज हुआ है। बाय व्हाट परसेंट वुड द विड्थ हैव टू बी डिक्रीज टू मेंटेन द सेम एरिया। अब हमने लेंथ को हमने 60% पे इंक्रीज कर दिया है, और विड्थ को हम कितने परसेंट पे डिक्रीज करें कि एरिया हमारे पास सेम रह जाए, एक क्या कहते हैं रेक्टेंगल का। ठीक है, तो एरिया का हमारे पास फार्मूला है लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ को हम अगर 60% पे इंक्रीज करें तो 60% इंक्रीज ये वाला आ जाएगा, लेंथ के साथ हमने उसका 60% लगा दिया है। फिर विड्थ से हम कितना परसेंट कम करें, ये हमारे पास कम उसका जो
उसका जो डिक्रीज होगा वो यहाँ पर हम उससे माइनस कर देंगे। कितना परसेंट हम उससे डिक्रीज करें ताकि हमारे पास वो ओरिजिनल जो एरिया है वो मेंटेन हो सके। तो उसको अगर हम सॉल्व करें लेंथ वाले को तो उससे ये आ जाता है, विड्थ वाले से ये आ जाता है। जब हम लेंथ को यहाँ से कॉमन लेते हैं और विड्थ को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो लेंथ इंटू विड्थ ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पर बाहर आ जाएगा 160/100, और ये दोनों भी मल्टीप्लिकेशन में है और साइड पे लेंथ इंटू विड्थ अपना है, तो ये लेंथ और ये लेंथ इंटू विड्थ ये दोनों एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएंगे। फिर रह गया ये 160/100, ये 160/100 ये दूसरी साइड पे जब चला जाता है तो ये 100 ऊपर आ जाता है, 160 नीचे आ जाता है और ये वाला ओपन हो जाता है 1 - x। तो x को हम इस साइड पे लेके आ जाते हैं और 160 वाले को उस साइड पे लेके चले जाते हैं, तो ये x इज इक्वल टू 1 - 100/160 रह जाता है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 160 - 100/60 से 60/160 आ जाता है। इससे आंसर हमारे पास 3/8 आ जाता है। ठीक है, तो 3/8 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं इसका आंसर 37.5% आ जाएगा। तो इस जो वो विड्थ है उसको हम अगर 37.5% से कम करें तो इसका एरिया सेम रह जाएगा। 102 में ये पूछता है कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 नंबर्स इज 130। जो 3 नंबर है उसके स्क्वायर को हम 130 आते हैं। द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम इज 131, और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं जो दो हम एक ही टाइम पे लेते हैं उसका सम जो है वो 131 है। तो देयर सम इज उन नंबरों का सम कितना है, अब हमसे ये पूछते हैं। तो इसमें हम पहली कंडीशन ये वाली पहला फंक्शन हमें दिया है कि उनको स्क्वायर्स का जो सम है वो 138 है। फिर पूछता है कि दो के प्रोडक्ट जो है वो 131 है, तो ए बी सी इनका कितना हो जाएगा, तीनों का सम कितना हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला है a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये सारा a² b² c² और +2 इंटू ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए। तो इसमें भी ये वाला हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, उसके लिए सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास 400 आ जाएगा। यहाँ पर चूँकि स्क्वायर है इसको ख़त्म करने के लिए हम अंडर रूट लेंगे दोनों साइड्स पे, तो जब 400 का अंडर रूट हम लेंगे तो 20 आ जाएगा, जो कि हमारे पास आंसर है। 103 वाला हम करते हैं। तो 103 में हमसे पूछते हैं कि राशिद ड्रीव अ स्क्वायर, राशिद ने एक स्क्वायर बनाया, उसने वो मिटा दिया। ठीक है, फिर उसने एक दूसरा स्क्वायर अगेन बनाया जिसके साइड जो है वो 3 टाइम्स पिछले वालों की साइड से बड़े हैं, हर साइड जो है वो 3 टाइम्स उससे बड़ा है। तो बाय व्हाट परसेंटेज विद द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंक्रीज, तो जो पिछले वाला जो स्क्वायर था उससे ये नया वाला स्क्वायर कितने परसेंटेज पे उसका एरिया जो है वो बढ़ा है। तो लेंथ इंटू विड्थ हमारे पास ये एरिया का फार्मूला है। इंक्रीज हमारे पास कितना आया है, इसका 3, हर साइड पे 3 इंक्रीज आया है। ठीक है, तो 3 लेंथ में भी इंक्रीज आया है, 3 विड्थ में भी इंक्रीज आया है। इससे हम मल्टीप्लाई करें तो 9 लेंथ इंटू विड्थ बन जाता है। ठीक है, अब ओरिजिनल हमारे पास 1 था, उससे इंक्रीज हुआ है 9 में। ये हम सपोज कर लेते हैं ओरिजिनल 1 था और इंक्रीज हो गया है हमारे पास 9 में, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना आ जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है ओल्ड माइनस न्यू डिवाइड बाय न्यू इंटू 100। जो 100 है जो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया होता है। तो 9 जो न्यू है माइनस 1 ओल्ड है डिवाइड बाय 1 जो ओल्ड वैल्यू है इंटू 100। इसे अगर हम सॉल्व करें तो इससे हमारे पास आंसर जो है वो 800 आ जाएगा। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। ओके जी, नेक्स्ट वाला हमारे पास 105 है। 105 में बताते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस जो है वो 68 सेंटीमीटर है। एक रोम्बस है, रोम्बस इस डायमंड शेप को कहते हैं। इसका पेरीमीटर जो ऑल साइड्स को हम जमा करें तो इससे हमारे पास 68 आ जाएगा। वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर। इसका एक जो डायगोनल है वो हमें दिया गया है वो है 16 सेंटीमीटर। इसका एक डायगोनल जो है वो 16 सेंटीमीटर है। यहाँ पर सॉरी ये मैंने डायगोनल इसका ये वाला 30 लिख दिया है और 30 के लिए मैंने सॉल्व किया है, लेकिन इसकी मेथडोलॉजी बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, तो फाइंड इट्स एरिया कहते हैं कि इस जो रोम्बस है इसका एरिया फाइंड करें।
तो हमें ये पता है कि पेरीमीटर इसका 68 है, पेरीमीटर ये सारे साइड्स का एडिशन होती है। तो हम इसको अगर 4 पे डिवाइड करें तो इससे 17 सेंटीमीटर ये एक साइड आ जाएगा, ये वाला साइड या ये वाला साइड या ये वाला जो भी हो वो 17 सेंटीमीटर आ जाएगा। एरिया का हमारे पास फार्मूला है रोम्बस का कि डायगोनल इंटू डायगोनल डिवाइड बाई 2। ये वाला डायगोनल और ये वाला जो डायगोनल है वो डिवाइड बाई 2। अब हमें एक डायगोनल का तो पता है कि वो 30 है, लेकिन दूसरे डायगोनल का हमें पता नहीं है, जो कि हमने यहाँ पर x लिख दिया है। अब पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम यूज़ करें यहाँ पर ये 15 आ जाए, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज अगर हम ये वाला ट्राइंगल लें, ये वाला, तो ये यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का बनता है। जब 90 डिग्री का बनता है तो ये वाला हमारे पास 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, जो कि हमें मालूम है 17 है। और ये वाला साइड हमने मालूम करना है जो कि परपेंडिकुलर है। और ये वाला साइड हमें पता है कि ये फुल जो है ये 30 है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, वो 15 हो जाएगा। तो ये हाफ हमने 15 यहाँ से ले लिए, तो 15 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर। ये हमने फार्मूला में अपने वैल्यूज लगा दिए। अब एक्स स्क्वायर को हम ये 15 स्क्वायर को हम उस साइड पे लेके चले जाते हैं, इसको यहाँ पर लेके आते हैं, तो इससे -15 बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, इससे 64 आ जाता है। और फिर 64 का हमने यहाँ पर भी अंडर रूट ले लेना है और यहाँ पर भी स्क्वायर को हटाने के लिए, तो इससे हमारे पास आंसर 8 आ जाता है। अब जब ये वाला जो है ये 8 आ गया, तो जब यहाँ फुल हम लेंगे तो ये तो सिर्फ एक साइड का है, तो फुल कितना बन जाएगा, फुल हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू 8 वो 16 बन जाएगा टोटल, ठीक है। जब टोटल 16 बन जाता है तो एरिया ऑफ रोम्बस का जो हमने फार्मूला डायगोनल इंटू डायगोनल डिवाइड बाई 2 किया था, तो 30 इंटू 16 डिवाइड बाई 2, उससे 240 सेंटीमीटर स्क्वायर या टोटल एरिया बन जाएगा रोम्बस का। अब 108 करते हैं, तो इफ़ द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स आर इन रेशो 8:1, अगर दो क्यूब्स हैं हमारे पास, उनका वॉल्यूम 8:1 है, तो रेशो ऑफ द एजेस इज, तो उनका एजेस का रेशो क्या होगा। तो हमें पता है कि वॉल्यूम जो है वो एरिया इंटू एरिया इंटू एरिया होता है, तो उससे एरिया क्यूब बन जाता है। तो एरिया क्यूब रेशो जो बी जो दूसरा साइड है क्यूब का है, बी क्यूब का, उसका क्यूब वॉल्यूम जो है इससे 8:1 था, तो वो भी 8:1। इससे हम क्यूब को हटाने के लिए हम जो है अंडर रूट 3 वाला ले लेते हैं, तो इसको इज इक्वल टू यहाँ पर हम इसके भी अंडर रूट 1/3 वाला ले लेते हैं, तो यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 8 बन जाता है, जो कि 2 स्क्वायर के बराबर क्यूब के बराबर है। तो इसीलिए 8 अंडर रूट 3 वाला क्यूब जो है वो 2 बन जाएगा, और 1 जो है 1 का जो है वो तो अपना ही आता है, इसीलिए ए रेशो और बी रेशो वो 2:1 बन जाएगा, जो कि साइड्स के 1 वाली साइड है। जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम हम तीन का लेते हैं, ठीक है, इस तरह से बॉक्स। तो इसका हम वॉल्यूम फिर 3 साइडों के लेते हैं, लेकिन वो कहता है कि इस ये बॉक्स है, साथ में एक दूसरा बॉक्स छोटा सा है, ठीक है। तो इन दोनों यहाँ पर जो एजेस हैं, इन एजेस का क्या है, तो एजेस के लिए हम सिर्फ एक ही साइड लेते हैं, इसलिए यहाँ 3 से हमने अंडर रूट 3 वाले ले लिया ताकि हम इसको 1 साइड में कन्वर्ट करें। तो 1 साइड में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास रेशो 2:1 आ जाती है। 109 में वो पूछते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन 5 टाइम्स एंड 3 टाइम्स द नंबर ऑफ अ नंबर इज 36। हमारे पास 5 टाइम एक नंबर है, उसका हम डिफरेंस 5 टाइम्स और 3 टाइम्स का ले लेते हैं, तो उससे आंसर जो है वो 36 आ जाता है। तो नंबर कौन सा है,
तो 5 इंटू, अगर हम सपोज करें कि वो नंबर हमारे पास x है, तो 5 इंटू एक्स जो कि 5 टाइम्स है, माइनस 3 इंटू एक्स जो कि 3 टाइम्स है, वो 36 के बराबर हो जाएगा। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसे हमने x फाइंड करना है, तो 5 माइनस 3 उससे 2x आ जाएगा, और यहाँ इस साइड पे 36 और x इज इक्वल टू इससे 18 आ जाएगा। 111 में पूछते हैं कि ग्रुप में 15 बंदे हैं, ठीक है, उनमें सात ने फ्रेंच रीड करते हैं, जो 8 है वो इंग्लिश रीड करते हैं। 7 उसमें फ्रेंच रीड करते हैं और 8 इंग्लिश रीड करते हैं। while 3 of them read none of these two, जो 3 जो है उसमें वो कुछ भी रीड नहीं करते, ठीक है। तो how many of them read French and English both, जो 7 बंदे हैं, 7 उनमें से फ्रेंच रीड करते हैं, 8 उनमें से इंग्लिश रीड करते हैं। तो इन 7 में से कुछ इंग्लिश भी रीड करते हैं, इन 8 में से कुछ फ्रेंच भी रीड करते हैं, और 3 जो है वो कुछ भी रीड नहीं करते। तो बताएं कि इंग्लिश और फ्रेंच दोनों कितने रीड करते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ये डायग्राम बना देना है कि ये जो पहला सर्कल है वो फ्रेंच रीड करते हैं, जो दूसरा सर्कल है वो इंग्लिश रीड करते हैं, जो नहीं रीड करते हैं उसके लिए ये दरमियान का ये इंटरसेक्शन वाली आ जाएगी, ठीक है। तो x जो फ्रेंच है और जो नहीं रीड करते हैं वो दोनों 7 आ जाएंगे, जो इंग्लिश रीड करते हैं और जो नहीं रीड करते हैं वो y प्लस जेड आ जाएगा, उसका 8 आ जाएगा, और y जो है ये 3 जो कुछ भी नहीं रीड करते वो कितने हैं, वो 3 हैं। तो यहाँ से अगर हम करें इस y को हम इस वाले में पहले पुट करें यहाँ पर इस y में, तो इससे 4 आ जाता है, क्योंकि 3 को हम उस साइड पे लेके जाएंगे, 7 माइनस 3 वो 4 आ जाता है। अगर इसको हम इसमें पुट करें, y को यहाँ पर पुट करें, तो इससे z इज इक्वल टू 8 आ जाता है, और यहाँ पर y अपना 3 ही है। अब बताते हैं कि 15 में से वो कितने बंदे हैं। टोटल हमारे पास 15 दिए हैं, टोटल बंदे 15 हैं। तो 15 में से जब 7 फ्रेंच रीड करते हैं, 8 जो है वो इंग्लिश रीड करते हैं, तो यहाँ पर x जो है वो कितने, x 4 हैं। 4 बंदे फ्रेंच रीड करते हैं, 5 बंदे जो हैं इंग्लिश रीड करते हैं, और 3 बंदे कुछ भी रीड नहीं करते। तो 15 में से हम ये वाले हटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने बंदे फ्रेंच और इंग्लिश दोनों रीड करते हैं। तो 15 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड कर देते हैं, इसमें अपने वैल्यूज पुट कर देते हैं, उससे हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा। 3 बंदे ऐसे हैं जो कि दोनों रीड करते हैं, ठीक है, रीड फ्रेंच एंड इंग्लिश बोथ, वो 3 बंदे ऐसे हैं। वन 113 से लेकर 116 तक ये इस क्वेश्चन पे बेस किए हैं, तो इसे हम देख लेते हैं। एग्जैक्टली 4 यंग वुड कार्वर्स टू अटेंड अ वुड कार्विंग वर्कशॉप। हमने चार जो बंदे हैं वुड कार्वर, उन्होंने वुड कार्विंग वर्कशॉप को अटेंड करना है। 4 आर टू बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप। हमारे पास 7 एलिजिबल वुड कार्वर्स हैं, जिनमें से 3 जो है वो बॉयज़ हैं और 4 जो है वो गर्ल्स हैं, ठीक है। इनमें से हमने 4 सेलेक्ट करने हैं, तो वो 4 हम किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशन है कि अगर बॉयज़ हमारे पास फरहान है, गिल है और हारिस है। अगर हम गिल या हारिस इनमें से किसी को भी लेते हैं, अगर हम गिल को लेते हैं तो वो हारिस भी आ जाएगा, अगर हम हारिस को लेते हैं तो गिल भी साथ आ जाएगा, मतलब ये दोनों काम आएंगे एक दूसरे के साथ। फिर दूसरी कंडीशन है कि जवेरिया एंड किरण वो दोनों एक साथ काम नहीं कर सकती, इन दोनों में इख्तिलाफ है, इसलिए ये दोनों जवेरिया और किरण एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकती। फिर तीसरी कंडीशन है गिल एंड मोना कैन नॉट बोथ अटेंड द वर्कशॉप। गिल जो है, यहाँ पर गिल और मोना जो है वो दोनों एक साथ में वर्कशॉप अटेंड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर गिल अटेंड करेगा तो साथ में हारिस भी अटेंड करेगा, तो इसीलिए अगर हारिस अटेंड करेगा तो मोना भी अटेंड नहीं करेगी, अगर मोना अटेंड करेगी तो हारिस और गिल दोनों अटेंड नहीं करेंगे। अब ये कंडीशन है, इनमें से हमसे अब ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पूछते हैं। 113 में हमसे अब ये पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ग्रुप अटेंडिंग द वर्कशॉप। अब इनमें से कौन सा ग्रुप है जो वर्कशॉप अटेंड कर सकता है। हमारे पास 7 बंदे हैं, उनसे हमने 4 लिए हैं। तो सबसे पहले वाले ए वाले ऑप्शन को हम देखते हैं कि इसमें फरहान है, गिल है और हारिस है और मोना है।
तो इसमें हम कंडीशंस पहले देख देते हैं। फर्स्ट कंडीशन में है कि गिल आएगा तो हारिस भी आएगा, गिल और हारिस दोनों हैं, बिल्कुल हैं। दूसरे में जवेरिया एंड किरण कैन नॉट, तो यहाँ पर जवेरिया किरण की बात ही नहीं हुई। तो गिल एंड मोना, जो गिल है और मोना ये दोनों साथ में नहीं आ सकते, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो गई। अब दूसरा है फरहान है, गिल है और किरण है, तो इसमें अगर हम देखें तो गिल के साथ हारिस आएगा खामखा। यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है कि गिल और हारिस दोनों साथ में आएंगे, लेकिन यहाँ पर हारिस नहीं है, तो ये वाली कंडीशन बी जो है ये भी फेल हो जाता है। अब थर्ड में है फरहान, किरण, मोना एंड नीली, इन पे हम अगर तीनों वाले आप अप्लाई कर दें तो ये तीनों वाले सेटिस्फाई हो जाते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो गिल है लेकिन हारिस इसमें नहीं है, इसलिए सबसे जो बच जाता है वो सिर्फ और सिर्फ सी है। अब 114 में पूछते हैं कि इफ फरहान और जवेरिया ये दोनों अटेंड कर देते हैं तो कौन से बाकी दो हैं जो अटेंड कर सकते हैं। तो अगर हम बी वाले ऑप्शन को देखें तो इसमें गिल है लेकिन हारिस नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हारिस जो है वो होना ज़रूरी है। अगर सी में हम देखें तो हारिस है लेकिन गिल नहीं है, तो यहाँ पर ये कंडीशन फेल हो जाती है। अगर इसको हम देखें तो किरण एंड मोना यहाँ पर है, तो मोना के साथ पहले से जवेरिया दी हुई है कि जवेरिया भी है, तो मोना और जवेरिया एक दूसरे के साथ नहीं आ सकती, या किरण और जवेरिया एक दूसरे के साथ नहीं आ सकती, और डी भी फेल हो जाता है। अब सिर्फ बाकी रह जाता है कि ए वाला कि मोना और नीली ये दोनों आ सकते हैं फरहान और जवेरिया के साथ, इनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब 115 में पूछते हैं कि इफ हारिस अटेंड्स द वर्कशॉप, अगर हारिस अटेंड करता है तो दूसरा कौन सा है जो कि अटेंड नहीं कर सकता। इसमें साफ साफ यहाँ पर दिया हुआ है कि गिल अटेंड कर सकता है तो मोना नहीं अटेंड करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हारिस अटेंड करेगा तो भी मोना अटेंड नहीं करेगी। तो जब हारिस ने अटेंड करना है तो ऑब्वियसली मोना ने ही अटेंड नहीं करना है। तो ये वाला आंसर ट्रू हो जाता है। 116 में पूछते हैं कि टू वुड कार्वर्स ऑफ ईच सेक्स, हमने दोनों सेक्स से बॉयज और गर्ल्स से दो दो हमने वुड कार्वर्स लेने हैं, तो इनमें से कौन से वुड कार्वर्स मस्ट अटेंड, कौन से दो वुड कार्वर्स मस्ट अटेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने अगर बॉयज में से हम देखें तो फरहान, गिल एंड हारिस है, तो हम फरहान और गिल लें तो इसमें फिर हारिस नहीं होगा, जो कि फर्स्ट वाली कंडीशन डिसअप्रूव हो जाती है। अगर हम हारिस और फरहान लें तो फिर गिल नहीं होगा, वो भी कंडीशन ट्रू फॉल्स हो जाती है। तो लिहाजा हम क्या ले सकते हैं, गिल और हारिस। ठीक है, तो गिल और हारिस ये दोनों ने यहाँ पर मस्ट आना है, तो इसमें गिल नहीं है लेकिन सिर्फ हारिस है, तो हारिस ने मस्ट आना है, जो कि हमारे पास ट्रू हो जाते हैं नंबर। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, तो 117 है। 117 पूछते हैं कि कैन एनी ऑफ द फोर रिवर्स बी मोर देन 400 मीटर वाइड, हमारे पास 4 रिवर्स हैं, क्या इनमें से एक भी 200 मीटर से वाइड होगा अगर हमने ये कंडीशन डाल दी। तो पहली कंडीशन क्या है कि द नियरेस्ट ऑफ द फोर रिवर्स इज 140 मीटर वाइड, जो पहला वाला नेरोएस्ट है वो 140 मीटर वाइड है। ठीक है, जो सबसे नैरो है, जो और एवरेज उसके विड्थ जो है वो 200 मीटर्स है, एवरेज विड्थ हमसे 200 मीटर्स है। तो पहले वाले ए ऑप्शन में हमसे पूछते हैं कि स्टेटमेंट 1 जो है एलोन इज सफिशिएंट, स्टेटमेंट 1 जो है ये वाला स्टेटमेंट ये सिर्फ सफिशिएंट है इसको ट्रू करने के लिए, तो अगर और एलोन 2 जो है एलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, इसमें अगर हम पहले वाले कंडीशन को देख लें कि ये वाला सिर्फ काफ़ी है, तो हम इनके हम से ये बता दें कि 400 जो है वो 200 मीटर से वाइड हो सकता है। तो इसके लिए क्या ये काफ़ी है, ये बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर एक ही साइड दिया है। फिर दूसरा वाला एलोन टू एलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, जो 2 है ये वाला भी अगर एवरेज विड्थ ऑफ द फोर रिवर्स इज 200 मीटर, तो ये 200 मीटर एवरेज हमें ये बताता है कि एनी वन फोर ऑफ द 200 कैन बी विड्थ, तो यहाँ पर ये भी ट्रू नहीं होता। इसको आप अगर चेक कर दें तो इसमें आंसर ये वाला सी वाला बन जाता है कि टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन बट नीदर स्टेटमेंट इज सफिशिएंट अलोन। अगर दोनों हमारे पास सफिशिएंट दोनों स्टेटमेंट्स को हम देखें तो इससे हमें पता चलता है कि एक 200 मीटर से वाइड हो सकता है, क्योंकि नेरोवर हमारे पास 140 है और एवरेज 200 है। जब एवरेज 200 हो तो इससे का मतलब है कि कुछ जो है वो 200 से ऊपर भी हैं।
इसलिए वो एवरेज 200 में आ जाता है। तो टुगेदर आर सफिशेंट, दोनों सफिशेंट है मालूम करने के लिए, आंसर को इसको ट्रू करने के लिए। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ एक ही हो, नीदर इज सफिशेंट अलोन, तो सफिशेंट एक, अगर इसमें हमारे पास सिर्फ ये स्टेटमेंट दी जाए या ये स्टेटमेंट दी जाए तो वो फिर हमारे पास काफ़ी नहीं है। अब हम आ जाते हैं 119 की तरफ। 119 इन द फिगर अबाउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W। ये वाले W जो है ये एंगल हमने फाइंड करना है कि ये एंगल कितना है। तो इसको ये सॉरी मैंने थोड़ा सा रॉन्ग ड्रा किया है, यहाँ पर इस तरह से आ जाना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये अपने जहन में रखना है कि जो जब इस तरह का कोई सिचुएशन आ जाएगा, दो लाइंस एक दूसरे के क्रॉस कर रही हों, तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, मतलब ये वाले दो एंगल ये इक्वल होते हैं या ये वाले दो एंगल ये इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो x है और जो y है ये वाले दो एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। और ये वाला हमें दिया है कि ये 90 एंगल है, यहाँ से हमें इस साइन से हमें पता चलता है कि ये वाला एंगल 90 का एंगल है। तो ऊपर वाला हमें 50 दिया गया है और तीन जो इंटरनल एंगल्स होते हैं वो 180 के बराबर होगा। ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों हम अगर हम कंपेयर कर दें, एक दूसरे के साथ ऐड कर दें, तो ये 180 के बराबर होगा। इसलिए इस x को हम जब फाइंड करते हैं तो इन दोनों को जमा करके 180 से माइनस करेंगे, तो उससे हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा जो x पे। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 50, इससे 40 आ जाता है जो कि बराबर है इस y के। अब हमें y भी पता चल गया और 30 भी पता चल गया, तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं और 180 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो हमारे पास w का एंगल आ जाएगा। तो w इज इक्वल टू 180 माइनस y प्लस 1 प्लस 30, y जो है वो 40 है, तो 40 प्लस 30 70 और 180 से माइनस कर दें तो वो 110 आ जाएगा। तो w का जो एंगल है वो 110 है। 120 में हमें बताते हैं कि if 12 years are added to 2/3 age of Rahat, she will be 3 years older than today. What is Rahat's present age? तो इनको हमने इन वर्ड्स को हमने इक्वेशन बनाने हैं, तो बताते हैं कि अगर 12 को हम ऐड कर दें, 12 को ऐड करते हैं 2/3 एज ऑफ राहत, तो वो बन जाती है आज से 3 साल बड़ी। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है शी विल बी 3 years older than टुडे। अगर हम 12 को यहाँ पर 2/3 के एज के साथ जमा कर दें तो वो 3 years older बन जाएगी। ठीक है, 3 years older के लिए हम उसके एज के साथ 3 ऐड करते हैं। व्हाट इज राहत प्रेजेंट एज? तो राहत के प्रेजेंट एज हमने फाइंड करना है। तो इसी को सॉल्व करते हैं हम। 12 को ये वाला यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, और ये 3 जो है ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, r माइनस 2/3 r हो जाएगा और 12 माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो इससे आंसर आपके पास राहत के एज 27 आ जाएगी। 123 में हमें बताते हैं कि हमने दो कॉइन्स हैं, उनको हमने सिमिल्टेनियसली टॉस किया है एक दूसरे के बाद। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट एक हेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 आ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वन की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इसको हम सॉल्व करने के लिए पहले हमने अपना सैंपल स्पेस बता देना है। अगर हम एक बार दोनों कॉइन्स को टॉस करें तो ये प्रोबेबिलिटी के हेड हेड आ जाए, दूसरी बार एक हेड आ जाए दूसरा टेल आ जाए, फिर तीसरी बार एक टेल आ जाए दूसरा हेड आ जाए, फिर चौथी बार टेल ही दोनों में टेल टेल आ जाए। ये हमारे पास सैंपल स्पेस हुआ। इनकी प्रोबेबिलिटीज हैं कि ये जो कॉइन्स है वो इस तरह से टॉस करने पे आ जाए। अब एटलीस्ट वन हेड, सिर्फ एक हेड, दो आ सकते हैं लेकिन एटलीस्ट वन हेड किस में है? तो दो इसमें है, तो एटलीस्ट यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू होता है, एटलीस्ट वन की कंडीशन यहाँ पर भी ट्रू होती है, एटलीस्ट वन कंडीशन यहाँ पर भी ट्रू होती है। तो इसको 3 को हम टोटल पे डिवाइड करते हैं, ये उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो प्रोबेबिलिटी जो नंबर्स हैं डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस, तो 3 हमारे पास वो नंबर्स हैं और 4 हमारे पास सैंपल स्पेस है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 बन जाएगी।
126 वाले में हम करते हैं कि इफ़ द एवरेज ऑफ 3 and 4b इज़ लेस देन 50, अगर हम इन दोनों नंबर्स की एवरेज लें वो 50 से लेस हो, एंड a इज़ ट्वाइस b और a जो है वो ट्वाइस b का हो, तो लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ a क्या आएगी। इसको सॉल्व करते हैं कि एवरेज जो है वो हम इस तरह से लेते हैं, दोनों को जमा करके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन पर डिवाइड करते हैं, तो वो 3a + 4b वो डिवाइड बाई 2 50 से लेस आएगा। लेकिन a जो दूसरी कंडीशन है a = 2b ये है, या b = 2/a, इसे हम निकाल सकते हैं। अब इन्हीं वैल्यूज़ को आपने जो b = 2a है इसको इसमें यहाँ पर पुट कर देना है। जब यहाँ पर पुट करेंगे तो इससे वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5a/2, ये आपके पास सोल्यूशन से आ जाएगी। तो अगर a हमारे पास हम 19 पुट करें और इसको इसमें हम ये 19a इसमें पुट करें, तो 5 × 19 / 2, इससे हमारे पास 95/2 48.5 आंसर आ जाता है। ठीक है, तो 19 हमारे पास वैल्यू हो गई, क्योंकि 19 से अगर हम लेस 18 पुट करते हैं तो 19 का ऑप्शन हमारे पास है, लेकिन a की जगह अगर हम 20 इंटीजर पुट करते हैं तो इससे हमारे पास आंसर 50 आ जाता है। और वो पूछते हैं कि आंसर जो है वो लेस देन 50 आएगा, लेकिन 50 के बिल्कुल करीब आएगा, क्योंकि लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर हमसे मांगा गया है। तो लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर 19 आ सकता है, 19 से कम 18 वो हम नहीं ले सकते, और 20 हम इसलिए नहीं ले सकते कि वो 50 के एग्जैक्ट आ जाते हैं। तो ये 19 हमारे पास आंसर हो गया। फिर 127 में बताते हैं कि द स्क्वायर रूट ऑफ अ क्यूब ऑफ दिस नंबर इज द क्यूब ऑफ इट्स स्क्वायर रूट। ये इक्वेशन बताते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ द क्यूब ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। तो ये इक्वेशन हमारे पास इन वर्ड्स से बन जाती है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो किधर है, अब सेकंड कंडीशन में ये बताते हैं कि इट इज़ नॉट 1, ये 1 नहीं है, एंड इट इज़ लेस देन 6, और ये 6 से लेस देन है। तो व्हाट इज़ इट, तो वो कौन सा नंबर है वो, तो 1 से ऊपर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और 5 6 से लेस, ये भी 6 से लेस है। तो इस वाले जो ये इक्वेशन हमने बनाया है इस पे आपने एक एक को चेक करना है। तो जो राइट आंसर है वो 4 है, क्योंकि 4 को अगर हम पुट कर दें तो 4 का क्यूब 4 × 4 × 4 बन जाता है, और 4 का जो अंडर रूट है वो 2 बन जाता है। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो 8 = 8 इसका आंसर बन जाता है। ये दोनों साइड्स एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, जबकि दूसरे आप 2, 3 और 5 पे करेंगे तो वो इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास इसलिए 4 आ जाता है, क्योंकि दोनों साइड्स बराबर हो जाती हैं इस पे। 128 वाले में हमें ये सीक्वेंस दिया हुआ है 462, 420, 380, फिर x है और फिर 306। तो अगर इसको हम देखें तो इन दोनों का डिफरेंस 42 बन जाता है, इन दोनों का डिफरेंस 40 बन जाता है, इन दोनों का डिफरेंस वो 38 हम अगर रखें तो यहाँ पर क्योंकि 2 2 पे हमें नेगेटिव में जा रहे हैं, तो 2 यहाँ पर अगर हम 38 रखें तो 342 यहाँ का नंबर आ जाता है, क्योंकि आंसर है। 29 में पूछते हैं कि 10% ऑफ 20, तो ये 10% ऑफ 20 प्लस, ये प्लस आ जाता है तो प्लस आपने लगा देना है, और फिर 20% ऑफ 10 इक्वल्स टू व्हाट, 20% ऑफ 10 इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ से आपने इक्वेशन बना दी। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 + 2 यहाँ से आ जाएगा 4 है। अब 4 200 के क्या है, क्योंकि यहाँ पर 10% ऑफ 20 4 है नहीं है, 4 इज 2% ऑफ 200। इनको एक एक को देखने आपने यहाँ पर इसका फाइंड कर देना है, तो इससे ये वाला ट्रू आ जाएगा, 4 2% ऑफ 200 आ जाएगा। 130 में बताते हैं कि A, B and C can do a work in 3 days। अगर तीनों को हम मिला दें तो तीनों 2 दिन में एक वर्क को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, एक वर्क है वो तीनों
2 दिन में कंप्लीट करते हैं, बी उसे 6 दिन में कंप्लीट करता है, सी उसे 5 दिन में कंप्लीट करता है। तो बताएं ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो अगर हम तीनों का रेट ऑफ वर्क देखें तो ए 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर सी, वो तीनों का रेट ऑफ वर्क 1/2 आ जाता है यहाँ से। ठीक है, तो हमें ए बी और सी की वैल्यू पता है, उसका रेट ऑफ वर्क 1/6 है, इसका सी का रेट ऑफ वर्क 1/5 है, और एक हमें नहीं पता जो कि हमने मालूम करना है। तो यहाँ पर पुट करेंगे उस और इक्वल टू 1/2 है। तो इससे इन दोनों का जब एलसीएम हम लेंगे तो वो 11/30 बन जाएगा, और 1 ओवर ए को हम फिर उसको इस दूसरे साइड पे लेके आएंगे, तो ऐसे 1/2 माइनस 11/30, तो उसका आंसर हमारे पास 2/15 आ जाएगा। तो ए का रेट ऑफ वर्क क्या है, 2/15 है। जब उसका रेट ऑफ वर्क है तो वो फिर कितने दिन में, एक दिन में ये इतना काम कर सकता है 2/15, तो कितने दिन में ये टोटल काम कर देगा। तो टोटल काम करने के लिए उसको आपने इन्वर्स कर देना है। जब इन्वर्स कर देंगे तो 15/2 डेज, इतने डेज में ए जो है ये काम कर सकेगा। 131 में पूछते हैं कि 70 बंदे हैं, वो 4 बिल्डिंग्स जो है वो 12 महीने में बना सकते हैं। तो कितने बंदे चाहिए 6 बिल्डिंग्स बनाने के लिए 4 मंथ्स में। ठीक है, तो 70 बंदे हैं 4 मंथ्स में, 4 बिल्डिंग्स 12 महीने में बना सकते हैं। ठीक है, तो कितने बंदे 6 बिल्डिंग्स 4 महीने में बना सकेंगे। अगर हम इसकी रिलेशंस को देखें तो जितने बंदे ज़्यादा होंगे उतना ही हाउस जितने बंदे ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा बिल्डिंग बना सकेंगे, जितने बंदे ज़्यादा होंगे उतने कम टाइम लग सकेगा। तो ये दोनों जो है ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन है और ये दोनों इनवर्स रिलेशन है। तो इसलिए आपने ये एरोज लगा देने हैं, इन दोनों के एरोज सेम होंगे और इन दोनों के एरोज डिफरेंट होंगे। तो आपने एरो के बेस पर यहाँ पर साइन लगा देने हैं। तो x/70 हेड टू टेल इज इक्वल टू, फिर 6/4 फ्रॉम हेड टू टेल तो 6/4 आ जाएगा। यहाँ पर हेड टू टेल 12/4 आ जाएगा, तो प्लस 12/4। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इससे आंसर 3/315 बन जाएगा। 142 वाला हम करते हैं। 142 31 142। A pump can fill a tank with water in 2 hours। एक पंप है जो कि 2 घंटे में एक टैंक को फिल करता है, लेकिन उसमें एक लीक है। उस लीक की वजह से वो 2/3 पर आवर्स में वो टैंक को फिल करता है। तो बताएं कि लीक जो है वो कितने घंटों में इस टैंक को वापस खाली कर सकता है अगर पंप न लगा हो। तो पंप का जो फिलिंग टाइम है वो 2 आवर्स है लीकेज के साथ। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 8/3 आवर्स हो जाता है। रेट ऑफ वर्क ऑफ पंप, अगर पंप का एक रेट ऑफ वर्क हम फाइंड करें तो 1/2 बन जाता है। इस 2 को हम इन्वर्स कर देते हैं तो 1/2 उससे बन जाता है, जो कि रेट ऑफ वर्क होता है। फिर रेट ऑफ वर्क विद लीकेज, अगर लीकेज के साथ उसके जो रेट ऑफ वर्क बना दे तो 8/3 को हम इन्वर्स कर लेंगे तो इसे 3/8 बन जाएगा। रेट ऑफ लीकेज अब हम फाइंड करते हैं कि उस लीकेज का कितना रेट हुआ। तो 1/2 जो टोटल है 1/2 वाला, उस रेट से जो पंप का रेट है उससे लीकेज का रेट हम माइनस करेंगे तो रेट ऑफ लीकेज बन जाएगा। सॉरी ये रेट ऑफ लीकेज क्या होता है, ये पंप के जो लोन वो काम करता है तो उसका रेट ऑफ वर्क, उससे हम लीकेज के साथ रेट ऑफ वर्क वो हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि लीकेज उससे माइनस हो रहा है। तो इस वजह से 4-3/8 इससे आ जाएगा, जो कि 1/8 के बराबर होता है। तो ये लीकेज का रेट है। अब रेट को हम कितने घंटे में वो 1/8 वर्क 1 पे कर सकता है। ठीक है, ये हमारे पास रेट है, तो रेट से वापस हम अपने टाइम को जाने के लिए उसको उसी के जो 1/8 होता है उसको इन्वर्स कर देते हैं। जब इन्वर्स कर देंगे तो ये 8 आवर्स आ जाएगा, जो कि इसका आंसर है। 143
143 में बताते हैं कि पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 8 and 24 आवर्स। जो ए है वो 8 आवर्स में फिल करता है, जो बी है वो 24 आवर्स में करता है, और जो पाइप सी है वो एम्प्टी करता है 12 आवर्स में। तो इफ ऑल थ्री पाइप्स आर ओपन, अगर हम तीनों पाइप को ओपन करते हैं, ए बी जो है वो फिल करेंगे और सी जो है वो एम्प्टी करेगा, तो टैंक कितने घंटों में फुल हो जाएगा। तो ए का ये 8 है, बी का 24 है और सी का -12 है। -12 इसलिए क्योंकि वो इसे एम्प्टी कर रहा है। तो रेट ऑफ वर्क को हम तीनों का सम करते हैं, तीनों के रेट ऑफ वर्क ये, इसका रेट ऑफ वर्क 1/8, इसका रेट ऑफ वर्क 1/24, इसका रेट ऑफ वर्क -1/12। तो इनको हम सम करते हैं, तो इससे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो इससे 1/12 आ जाता है। तो 1/12 तीनों का रेट ऑफ वर्क है। तो उस रेट ऑफ वर्क को हम टाइम में कन्वर्ट करने के लिए उसका इन्वर्स लेंगे, उसका इन्वर्स लेंगे तो इससे 12 आवर्स तो फिल आ जाएगा। तो 12 घंटे में अगर तीनों पाइप हम खोल दें तो इससे फिल हो जाएगा। इस 144 में हमसे पूछते हैं कि ए इज बी सिस्टर। जो ये ए है ये बी की सिस्टर है, ठीक है। फिर बताते हैं सी इज बीज मदर। ये जो सी है ये बी की अम्मी है। फिर डी इज सीज फादर। जो डी है ये सी के अब्बा हैं। फिर आगे बताते हैं कि ई इज डीज मदर। जो ई है वो डी की अम्मी है। अब बताएं कि हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ए और डी इन दोनों के दरमियान में क्या ताल्लुक है। ए डी की क्या लगती है, ठीक है, क्योंकि ये ए जो है ये लड़की है और डी जो है ये फादर है, तो फादर मतलब मैन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों भाई बहन या बहन बहन हो गए, ये अम्मी और बेटी हो गई, तो ये वाले क्या हो गए, ये डी जो है ये दादा या दादी हो गई। तो ये जो है ये उस हिसाब से ग्रैंड डॉटर बन जाती है। ए जो है ये डी की ग्रैंड डॉटर है। 146 में हमें ये सीक्वेंस दिया गया है, इसमें x हमने फाइंड करना है। तो इसका अगर हम देखें तो 5 + 8 इससे 13 आ जाता है। फिर इस तरह से 8 + 13 इससे 21 आ जाएगा जो कि x है, और फिर 13 और 21 से 34 आ जाएगा। फिर 21 और 34 से 55 आ जाएगा। इसलिए जो पिछले दो हैं इनको हम ऐड करेंगे और उससे हमारे पास नेक्स्ट वाले का आंसर बनता जाएगा। तो इस तरह से ये x की वैल्यू क्या हुई, x की वैल्यू 21 हुई। ओके जी, लास्ट वाला हम करते हैं। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज, लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 148. A man purchases two clocks A and B at a total cost of rupees 650. 650 पे टोटल A प्लस B वो कॉस्ट आता है, वो 650 है। A और B दोनों को जब वो खरीदता है तो इसका कॉस्ट 650 आ जाता है, ठीक है। वो सेल करता है ए को 20% प्रॉफिट के साथ, लेकिन बी को वो 25% लॉस पे और सेल करता है, और इन दोनों का सेलिंग प्राइस जो है वो सेम आ जाता है, ठीक है। अगर वो ए को 20% प्रॉफिट पे सेल करता है और बी को लॉस पे 25% लॉस पे सेल करता है, तो वो सेलिंग प्राइस दोनों के बराबर आ जाते हैं। व्हाट आर द परचेसिंग प्राइसेस ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो दोनों के परचेसिंग प्राइसेस क्या हैं। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो a + b = 650, इसे हम ले सकते हैं, ये अखज़ कर सकते हैं कि b = 650 - a है। अब ये जो a है इसमें अब हमने बताया कि दोनों के प्रॉफिट जो इसमें 25% ए में 25% इंक्रीज जो सेलिंग प्राइस में आया है, प्रॉफिट आया है, और बी में जो 25% लॉस, यहाँ ए में 20% प्रॉफिट और बी में जो लॉस है, ये दोनों इक्वल हैं,
ठीक है, तो इक्वलिटी के लिए ये साइन लगा दिया और 20% प्रॉफिट ए के साथ हमने ऐड कर दिया और बी से हमने 25% लॉस माइनस कर दिया। ठीक है, तो इससे 120/100 ए इज इक्वल टू 75/100 बी आ जाता है। तो बी के हमने एक ये वैल्यू लगाई थी कि बी इज इक्वल टू 650 माइनस ए, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो 120/100 ए इज इक्वल टू 75/100 650 माइनस ए। अब इस ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 675 जो है ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो 120/75 ए इज इक्वल टू ये वाला एक्सपेंड हो जाएगा, 650 माइनस ए आ जाएगा। अब इस ए को हम उस साइड पे लेके चले जाते हैं। जब उस साइड पे लेके चले जाते हैं तो इससे ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो ए 120/75 प्लस ए इज इक्वल टू 65। इससे हमारे पास 120 प्लस 75 इसका एलसीएम हम लेंगे और ए को हम क्या कहते हैं कॉमन ले लेंगे, इज इक्वल टू 650 जो यहाँ पर आए। फिर उससे ए इंटू 195/75 इज इक्वल टू 650। इसको हम 195 को इसको वापस वहाँ पर लेके आ जाएंगे, तो ए इज इक्वल टू ये वाला और इससे आंसर हमारे पास 250 आ जाता है। जो ए की वैल्यू ओरिजिनल प्राइस है वो 250 आ गई। अब इस 250 को हमने दोबारा से इस वाले इक्वेशन में पुट कर देना है, जो b इज इक्वल टू 650 माइनस ए है। इस a की जगह पे हम 250 लगा दें, 650 माइनस 250 इससे 400 आंसर आ जाता है। तो b हमारे पास 400 जो कि परचेजिंग कॉस्ट है और a की परचेजिंग कॉस्ट हमारे पास 250 है। So this was it for today, and I have uploaded this PDF on this website. You can go and see and download it from here. You can go to this website. Sorry, यहाँ पर अपने बुक्स के सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर यू कैन राइट JWT और ये सारे जो है ये फर्स्ट वाले एबिलिटी पोर्शन का मॉक टेस्ट का एबिलिटी पोर्शन है, सेकंड वाले का ये आज वाले का ये थर्ड वाला। ठीक है, तो सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर एंड नॉट जस्ट दिस, there are a lot of other books that you can download from here, whether there is English. You have so many books like Exploring the World of English and Idioms and many others, Urdu, and there are a lot of books over here. You can also prepare your MCQs from here. For the MPT there are a lot of MCQs, like in English you have different sections, synonyms, antonyms and prepositions and many others. You can also take free MPT mock test. You just have to sign in. Here I have already signed in, that's why you can see, but you need to sign in from here, or first of all you have to make an account and then you can sign in and then you can take free mock test over here on this website. So I think this is enough for today. If you have any query you can ask in the comment, and I will try to solve your queries and answer your questions. Thank you all. Assalamu alaikum.